गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 8 अगस्त 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ जो आ रही है वो ये आ रही है कि कल हमारे भारत की तरफ से एक गोल्ड मेडल को जीत लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है दोस्तों। जब इंटरनेशनल लेवल के जितने भी गेम्स होते हैं और इसमें किसी भी कंट्री को जब गोल्ड मेडल मिलता है तो उस कंट्री की शान और शौकत एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है। और ये प्राउड फील हमने कल की डेट में किया। दोस्तों अभी तक हमारे भारत में टोटल 7 मेडल्स जीते हैं इस ओलंपिक 2020 के अंदर, जिसमें से नीरज चोपड़ा ने एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की है, क्योंकि आज से 100 साल पहले कभी हमने इसमें मेडल जीता था जो भाला फेंकते हैं, और उसमें 100 साल के बाद जाके हमें फर्स्ट टाइम इस सेगमेंट के अंदर विक्ट्री देखने को मिली है। मतलब हम कह सकते हैं कि नीरज चोपड़ा ने एक बहुत बड़ी हिस्ट्री और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है, और ये हमारी नेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल इवेंट है। और ये कुल 23 साल के हैं और इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। इससे पता चलता है कि जब आपके हौसले हों बुलंद तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है बड़ी। याद रखना, आपकी सोच से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। जब आप सोच लेते हो, ठान लेते हो, तो वो काम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। इनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। वो हम आज की क्लास से या सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे, आप बाकी यूट्यूब चैनल पे डिस्कस कर सकते हैं या वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, हमें मेन चीज़ ये थी कि हमें ये पता होना चाहिए कि अभी जो ओलंपिक गेम्स हमारे टोक्यो के अंदर चल रहे हैं, जापान की सिटी टोक्यो में, उसमें हमारे भारत ने अभी तक कितने मेडल्स जीते हैं। ठीक है, तो एक मैं छोटा सा आपको होमवर्क दूंगा, कमेंट सेक्शन में बताओगे कि टोटल कितने मेडल्स जीते हैं और कौन कौन से सेगमेंट में किस किस ने मेडल्स जीते हैं, जिससे कि आपको भी पता चलेगा कि हाँ कौन कौन से वो एथलीट्स हैं जिन्होंने ये कारनामा हमारे भारत के बिहाफ पे करके दिखाया। इसके बाद अगर हम आगे चलें, यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ये वाली न्यूज़ तो कहीं भी आपको मतलब एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं नॉट इनफ हॉस्पिटल बेड्स एडमिट गवर्नमेंट। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि एक रेशियो होता है। जैसे लेट सपोज कि हम जैसे क्लास में पढ़ते थे जब क्लास 12th के अंदर, तो एक रेशियो होता था, क्लास का डेकोरम होता था कि 30 बच्चों के बीच में एक मैडम होनी चाहिए, एक टीचर होने चाहिए। ठीक उसी तरह से एक रेशियो होता है कि इतने हॉस्पिटल के अगर बेड्स हैं तो उनमें इतने डॉक्टर्स होने चाहिए। और आप जानते हो अभी जब कोविड-19 हमारे यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तब से हम देख रहे हैं मरीजों की संख्या ज़्यादा है और डॉक्टरों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, जिसके चलते जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो चुका है। कोलैप्स मतलब डिक्रीज या डाउन हो चुका है या पूरी तरह से गिर चुका है, जिसके से प्रोडक्टिविटी देखने को आपको मिल रही है कितनी अच्छी है कि लोगों की डेथ की रेट कितनी ज़्यादा होती जा रही है। तो यहाँ पर एक बहुत चिंता व्यक्त की गई है, खासतौर पर दिल्ली ऐसे रीजन में। रीज़न क्या है उसके पीछे? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने रीजनल स्टेट पर बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती है, तो वो दिल्ली की ओर भागते हैं। ऑलरेडी दिल्ली की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऊपर से बाहर के लोग आ जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। इस वजह से यहाँ पर जो मरीजों की संख्या है वो ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पर डॉक्टरों की संख्या कम हो जाती है। तो ये एक ग्लोबल पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर हमने ये चीज़ देखी। अब आने वाले टाइम के अंदर जैसे कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आ रही है, तो ऐसे में हमें पहले से अलर्ट हो जाना चाहिए, वैकेंसीज को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए डॉक्टर्स की, नर्सेज की, जिससे कि उस कोलैप्स होती हुई सिचुएशन से हम बच सकें। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर और आगे चलते हैं तो यहाँ तक तो अभी कोई खास न्यूज़ नहीं है। फिर आगे ये आपका यहाँ भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। बाकी पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। यहाँ पर एक हमारे एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से चीज़ निकल के आती है, सुंदरवन इज़ नॉट नाउ ड्राइंग इन अ प्लास्टिक। क्या मतलब है दोस्तों? अगर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जब मैंने एक न्यूज़पेपर का एनालिसिस किया था, उसके अंदर आपको बताया था कि गंगा रिवर के अंदर लेड के पार्ट पाए गए हैं, या यमुना, सॉरी, दिल्ली में जो यमुना नदी है उसके अंदर लेड के पार्ट पाए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। और आप जानते हो दिल्ली के अंदर जो पानी आता है वो यमुना नदी से ही आता है। दोस्तों ऐसी सुंदरबन की जो नदियाँ हैं उनमें देखा गया है कि वहाँ के पानी के अंदर पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और प्लास्टिक जो है वो बहुत अत्यधिक मात्रा में आने लगे। दोस्तों याद रखना कि जो भी हम कोक पीते हैं, पेप्सी की बोतल पीते हैं, जनरली हम उसे डस्टबिन की जगह खुले मैदान में फेंक देते हैं। हमें लगता है समुद्र तो वहाँ से बहुत दूर है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आंधी तूफान जब आती है तो छोटी सी बोतल उड़ उड़ के कितने किलोमीटर का रास्ता तय करती है और वो जाके डंप कहाँ होती है? नदी नालों या समुद्र के अंदर होती है। और अल्टीमेटली इससे क्या होता है, जो मरीन, जो हमारा एक्वेटिक लाइफ है वो भी ख़राब होती है। आपने देखा होगा कई सारी मछलियाँ हो जाती हैं जो उसमें फंस जाती हैं बोटल्स के अंदर, या उनको उससे इंजरी हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई चीज़ ऐसी, कोई पोल्यूटेंट अगर पानी में मिक्स होगा जाके, तो पानी का जो लेवल है, पानी की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी और उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको भी अपनी जीवन से हाथ खोना पड़ेगा। और उससे भी बड़ी बात कि जब उस पानी को रिफाइन करके हम लोग अपनी कंजम्पशन में यूज़ करेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमें पता नहीं क्यों लोगों को समझ में नहीं आता कि प्लास्टिक को जो है, कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी कूड़ा करकट है, उसको हम खुले मैदान में या ये सोचकर ना फेंकी कोई नहीं देख रहा चलो हमने फेंक दिया। जब हमने स्वच्छता अभियान के तहत इतने सारे डस्टबिन बनवाए तो प्लीज़ आप डस्टबिन
डस्टबिन में फेंको, और अगर आपको डस्टबिन नहीं भी मिलता तो इट डजेंट मीन कि आप उसे खुले में फेंको। आप अपने बैग में एक पॉली बैग कैरी करके रखो, जिसके अंदर आप रखो, जहाँ भी आपको मिले वहाँ उसे डंप कर दो। तो दोस्तों यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा जो हमारा इकोसिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। ये सुंदरवन की आप फोटो देख सकते हैं, कितनी सारी बोटल्स हैं जो यहाँ पर कलेक्ट की जा रही हैं। बट ये तो चलो किनारे पे कलेक्ट कर लिया, बहुत सी बोटल्स हैं जो डंप होके नीचे ग्राउंड लेवल पे पहुंच चुकी हैं, उसका क्या होगा? तो ये बहुत ही मतलब चिंताजनक बात है। मुझे लगता है जब तक इसको लेकर एक कड़ा कानून नहीं बनेगा ना, कि अगर आप बोतल फेंकते हुए पकड़े गए तो 1,000 रुपये की पेनल्टी, 2,000 की पेनल्टी, तब तक मुझे लगता है इस चीज़ का सलूशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब इंसान के पैसों पर बात आती है तो इंसान सुधरना शुरू कर देता है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पर चलते हैं। तो आगे यहाँ पर तो अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, और आगे चलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डिस्ट्रक्ट बिटवीन अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट ग्रोस। आप जानते हैं अभी इस टाइम मानसून सत्र चल रहा है, जिसमें आप हर दिन देख रहे हैं कोई ना कोई बिल जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। दोस्तों अगर मैं कल की बात बताऊं तो कल जो हमारे मानसून सत्र के अंदर एक बिल को के बारे में बात की गई, दैट इज जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, जीआईबी, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। दोस्तों पहले क्या था, जो जीआईबी के मैक्सिमम शेयर थे वो गवर्नमेंट के पास है, आप कह सकते हो ये एक नेशनलाइज्ड बॉडी थी। बट आज की डेट में क्राइसिस को ज़्यादा हो गए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर अपने मैनेजमेंट को संभाल नहीं पा रही है, जिस वजह से वो एक लॉस मेकिंग कंपनी बनते जा रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट को ऐसा फील हुआ कि क्यों ना हम इन सेक्टर्स को अगर प्राइवेटाइज कर दें या प्राइवेट सेक्टर की होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा, जो कि हमारे लिए प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बात को लेकर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस ने क्या बोला कि एक अमेंडमेंट बिल लेकर आएंगे 2021 में, जिसके अंदर क्या होगा, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनके अंदर प्राइवेटाइज किया जाए। आप जानते हो इसमें ट्रिपल पी मॉडल बोलते हैं इसको, पब्लिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये ट्रिपल पी मॉडल पर ही बेस्ड है, जो कि कल हमारे राज्यसभा के अंदर पेश की थी। अपोनेंट पार्टी ने इस पर बहुत सारी बहस की और बाद में आके ये बिल जो है हमारा पास हो गया। इसके अलावा अगर मैं आप और बात बोलूँ तो आपको बता दूं कि हमारे पार्लियामेंट सेशन में लगभग 60 घंटे वेस्ट हो चुके हैं। और आप जानते हो पार्लियामेंट सेशन जो हमारा मानसून सत्र चल रहा है वो 5-6 दिनों का बच्चा है, इसके बाद ये सत्र खत्म हो जाएगा। तो इसके अंदर कई सारे मेजर मुद्दे हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए थी, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा। जिसमें एक सबसे मेजर मुद्दा था इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, कि रूरल एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से पहुँचाया जाए, किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, डिस्कॉम कंपनियों के थ्रू, ट्रांसको कंपनियों के थ्रू, जनरेटिंग कंपनियों के थ्रू। तो वो सारी बातें यहाँ पर करनी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन मुद्दों पर बात हो ही नहीं पाएगी। लग रहा है विंटर सेशन में ही इनकी बात की जाएगी। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है कि जिस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल की हमने सोचा था, नींव रखी थी कि 2021 में हम इसमें बड़े बड़े प्रावधान लेकर आएंगे मानसून सत्र के अंदर, लेकिन वो लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, और कुछ अनएक्सपेक्टेड बिल भी हैं जो यहाँ पर पेश किए गए हैं। जैसे आप बात करते हैं एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021, जो कि पीएस गोयल के हाउस के लीडरशिप के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो कल कई सारे अनएक्सपेक्टेड बिल लॉन्च हुए, कई सारे एक्सपेक्टेड बिल लॉन्च हुए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पर अभी कोई बात यहाँ पर नहीं की गई, क्योंकि रैंडमली क्या हुआ ना, सडनली क्या हुआ कि पिगासूस आ गया हमारे पास। तो पिगासूस पर भी बात करनी हमारे लिए ज़रूरी थी। फार्म बिल आ गया हमारे पास, जीएसटी के जो काउंसिल मीटिंग्स होती हैं वो आ गए। तो इन सब के चलते कुछ बिल्स तो देखो पेंडिंग हो ही जाते हैं। जब काम ज़्यादा होता है तो कोई ना कोई चीज़ होती है जो छूट जाती है। तो वही यहाँ पर लग रहा है कि ये सत्र खत्म होते होते लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी पर कोई बात नहीं हो पाएगी, पिगासूस का एक ठोस नियम नहीं बन पाएगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद और आगे अगर हम यहाँ पर चलते हैं तो ये सारी कुछ ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ है जिसमें हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन फिफ्थ टू गेट इमरजेंसी नोट। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि इंडिया ने अभी तक टोटल 4 कंपनियों को रजिस्टर्ड किया है इमरजेंसी यूज़ ऑफ ऑथराइजेशन का। कौन कौन सी कंपनी है जो इंडिया में अपनी वैक्सीन को बेच सकती हैं? नंबर 1 इज़ कोवैक्सीन, नंबर 2 कोविडशील्ड, नंबर 3 स्पुतनिक 5। अब आप लोग मुझे बताओगे नंबर 4 कौन सी वैक्सीन है, किस कंपनी की वो वैक्सीन है? और 5वीं वैक्सीन को हमने ऑथराइज कर दिया, जॉनसन एंड जॉनसन। अब बताऊं आपको तो जॉनसन एंड जॉनसन जो वैक्सीन है ये सिर्फ 1 डोज वैक्सीन है, कि आप इसको 1 डोज लगवाओगे तो आप वैक्सीनेट पूरी तरीके से हो जाओगे। और फाइनली इंडिया ने इसको क्या कर दिया है, इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइज कर दिया है। दोस्तों इमरजेंसी यूज़ को ऑथराइज करने का ये मतलब कभी नहीं होता कि ये वैक्सीन पूरी तरह से जो है हमारे लिए सही है और इसका इंटरनेशनल लेवल पे भी वही इंपैक्ट पड़ेगा जो हम पर पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं कि इंडिया के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविडशील्ड लगवाई है बट उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे एंट्री नहीं मिल रही है, भले उन्होंने दोनों वैक्सीन लगवा ली। रीज़न कि कोविडशील्ड जो है या कोवैक्सीन जो है उसको अभी इंटरनेशनल ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। उनके हिसाब से ये वैक्सीन जो है कारगर साबित नहीं होती है। तो ऐसे में फॉरेन कंट्री में आप विजिट के लिए जाओगे तो वही बंदा विजिट कर सकता है जो उनके जो WHO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जिन्होंने वैक्सीन लगवाई होगी। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ऐसी कई सारी कंपनियाँ हैं जो इंडिया में अपनी
वैक्सीन के लिए प्रोग्राम कैंपेन चलाना चाहती है, बट इंडिया वालों ने साफ साफ मना किया। इंडिया वाले कहते हैं कि आपकी वैक्सीन हम इंडिया में तभी ऑथोराइज करेंगे जब हमें ये इंश्योर हो जाएगा कि इससे जान माल का खतरा नहीं है, और अगर कल को किसी भी जान माल का खतरा होता है तो आप हमने इंडेमनीफाई करोगे। इंडेमनीफाई मतलब है उसकी क्षतिपूर्ति करोगे अगर किसी की भी डेथ केस हो जाती है। तो ऐसे में कंपनियों का मोरल थोड़ा डाउन होता है, तो इंडिया में आने से वो डरते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है हेल्थ को लेकर। वो आप बात अच्छे से जानते हो, बाहर वालों के लिए लॉज हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है तो कोई ऐसा लॉ नहीं दिखता। ठीक है, चलो फिलहाल यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को फिफ्थ, जो हमारी भारत के लिए पांचवी वैक्सीन होगी, जिसको हमने क्या कर दिया है, ऑथोराइज कर दिया है। ठीक है, चलो इसके बाद और अगर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे ये सब तो कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये आपका इंटरनेशनल न्यूज़ आनी शुरू हो गई है, जिसमें अभी मुझे कुछ खास मुद्दे लग नहीं रहे। यहाँ पर क्या बोला गया है, ट्यूनिंग द प्राइवेट सेक्टर शेयर इन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों एक आपको बात बताऊं, देखो गवर्नमेंट ने ये बोला कि देखो हम आपको वैक्सीन दे रहे हैं, ठीक है, बट आप इसकी रेंज बहुत ज़्यादा मत रखना, जबकि प्राइवेट प्लेयर्स ने इसकी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। मैं खुद भी मैंने भी अभी तक एक भी वैक्सीन नहीं ली है, बट मैं भी जब स्लॉट पर जाता हूँ तो देखता हूँ कि जो पेड वाली वैक्सीन है उनके स्लॉट्स अवेलेबल हैं, और जो फ्री वाली वैक्सीन है उनके स्लॉट्स तुरंत भर जाते हैं, तुरंत के तुरंत। तो देखा गया है कि, और इवन मैंने ये भी देखा प्राइवेट सेक्टर वाले बहुत चार्ज कर रहे हैं, 780 रुपीज़, 900 रुपीज़, वो भी एक वैक्सीन के, जबकि 2 डोज लगने हैं। तो यानी एक इंसान, एक सोच के देखो बात, कि वो 1500-1800 रुपये खर्च करके दोनों वैक्सीन को लगवाएगा, जहाँ पर गवर्नमेंट ये बोलती है कि हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लॉन्च किया है। तो दोस्तों मतलब बातें थोड़ी जम नहीं रही है, मतलब 20 लाख करोड़ का अपने पैकेज लॉन्च किया, फिर भी वैक्सीन जो है वो 900-900 रुपए की मिल रही प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू। तो प्राइवेट प्लेयर के ऊपर एक कैप लगा देना चाहिए कि इसकी बियॉन्ड आप चार्ज नहीं कर सकते। तो वो कैप होनी चाहिए 400 रुपये, 350 रुपये। अगर 350-400 रुपये तक की बात होती है तो एक इंसान सोच सकता है, एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास वाला भी, कि चलो अगर हमें स्लॉट नहीं भी मिला और अगर हमें वैक्सीनेट होना है तो चलो क्यों ना प्राइवेट प्लेयर्स के पास चलते हैं। लेकिन एक ही वैक्सीन अगर आप 800-900 रुपये की बेचोगे तो कैसे कोई गरीब इंसान जो है वैक्सीनेट हो पाएगा। क्योंकि हमें लगता है 400-900 रुपये बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक गरीब इंसान से पूछो जिसके घर में महंगाई के चलते रोटियां नहीं बन पा रही हैं, उनके लिए ये 500-900 रुपये कितनी बड़ी चीज़ है। तो हमें हर इंसान को सोच कर रखना चाहिए। अगर इतना ही है तो गवर्नमेंट को ये कर देना चाहिए कि जो राशन कार्ड वाले होल्डर है वो प्राइवेट सेक्टर में जाके, जिनके पास राशन कार्ड है, और वो प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्राइज में यानी हॉस्पिटल में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। लेकिन जो ITR वगैरह फाइल करते हैं वो उन्हें कोई पेड करना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरह का सिस्टम लेकर आओगे ना तो इसमें गरीबों को थोड़ा सा ज़्यादा वेलफेयर हो पाएगा, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएंगे। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो 4 गुना ज़्यादा हायर प्राइस चार्ज कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो इतनी मोटी कमाई प्राइवेट प्लेयर कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि इस टाइम कितनी बड़ी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है। इस टाइम पर लोगों को एक इंसान का सहारा चाहिए, बट फिर भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो अपनी मोटी कमाई के पीछे पड़े हुए हैं, जिसके चलते हम जैसे लोगों को वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चलो इसके बाद और आगे चलते हैं। यहाँ पर इस रीजन में तो और कुछ भी नहीं है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि वाई इज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स बीइंग स्क्रैप्ड। यहाँ पर क्या बात बोली है कि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अपना कोई डिसीजन लेती है तो उसको उस तारीख से अप्लाई नहीं करवाती जिस तारीख में उसने डिसीजन लिया। वो कहती है हम बैक डेट से इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, और इस कंसेप्ट को बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अभी वोडाफोन का केस आपने देखा होगा, जिसके अंदर वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि आपके ऊपर टैक्सेशन या पेनल्टीज को लगाया जाएगा, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बिल्कुल बैक डेट से आपके ऊपर क्या लगाई जाएंगी, पेनल्टीज लगाई जाएंगी, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। क्योंकि अगर टैक्सेशन के अंदर रेट्रोस्पेक्टिव लग गया तो गवर्नमेंट की कलेक्शन तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जिसके ऊपर लगाया जा रहा है उसके लिए एक टेंशन खड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम और आगे चले तो हाउ विल डिजिटल वाउचर पेमेंट सिस्टम वर्क। दोस्तों याद होगा, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई, आप जाके देख लेना, जिसमें मैंने बताया था ₹रुपए का कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर चला है। दोस्तों बेसिकली ₹रुपए का कॉन्सेप्ट चलाने के पीछे रीज़न सिर्फ इतना था ताकि जितने भी लोग हैं जिनको सब्सिडी वगैरह चाहिए होती है, उनको सब्सिडी जो है वो एक मोबाइल नंबर पे एक मैसेज के थ्रू मिल जाए या एक स्कैनर के थ्रू मिल जाए। क्योंकि अकाउंट में पैसा डालना हो सकता है कि अकाउंट होल्डर में जब पैसा निकालने के लिए जाए तो उसके घर वाले उस पैसों का मिसयूज़ कर लें। तो ऐसे में एक वाउचर सिस्टम निकाला गया था कि इस पर्टिकुलर वाउचर का यूज़ आप सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में कर सकते हो या सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर में कर सकते हो। तो इससे जो हम चाहते हैं, मतलब गवर्नमेंट जो चाहती है, उस पैसे का यूटिलाइज वैसे हो सकता है। तो देखो अभी ना क्रिप्टो करेंसी भारत में आने वाली है, ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसी आने के लिए हमें एकदम से क्रिप्टो करेंसी को ना ग्रीन सिग्नल नहीं दे सकते। तो हमें छोटे छोटे लेवल पे करेंसीज को देखना है कि अगर हम ऑनलाइन करेंसी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं तो इंडिया में क्या रिस्पॉन्स आता है, जिसके चलते पहले ही उन्होंने जो है ₹रुपए का कॉन्सेप्ट चला है। दोस्तों प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ पर और आगे चलते हैं।
यहाँ पे तो ये एडिटोरियल पार्ट है, और यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको अभी बता पाऊँ। ये स्पोर्ट्स न्यूज़ आ गई आपकी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर तो आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर ये स्पोर्ट्स न्यूज़ है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो गाइस आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।